अगर उससे नीचे से अगर अंडरपास निकल जाए तो अपने को बहुत बड़ी निजात मिल सकती है। सुझाव है क्या? ये सुझाव आप भजनलाल सरकार तक पहुंचाएंगे, भजनलाल जी तक पहुंचाएंगे? तो डबल इंजन सरकार है, हमारे गडकरी जी को ले जाएंगे और जहां तक हो सकेगी, जहां अगर बड़ा नहीं तो छोटा पास दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा इसके अंदर। तो बहुत अच्छी बात है। पिछले साल 2024 में साल की शुरुआत में ही हमारा ही मंच और सवाल वही जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तब जिम्मेदारों ने तालियां बटोर ली, बस शायद कुछ मुद्दों पर जवाब की यही परिणति होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इतिश्री कभी भी डेवलपमेंट जर्नलिज्म की मंजिल नहीं होती। कोटपुतली में लक्ष्मी नगर कट पर अंडरपास की मांग बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि बच्चे जवानी की दहलीज पार कर चुके हैं, जवान बुढ़ापे को दस्तक दे चुके हैं और मांग आज भी ताजा लगती है। क्या कारण है कि इलाके की एक अदनी सी मांग पूरी नहीं हो पा रही? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बड़ा पैनल जुड़ने वाला है। इस वक्त जो गेस्ट जुड़े हैं आपको मिलवा देता हूं। रामस्वरूप कसाना जी पूर्व संसदीय सचिव है, कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही रमेश कुमार जी मेरे साथ हैं, जो कि सचिव हैं अंडरपास संघर्ष समिति के। भीखाराम सैनी जी कोषाध्यक्ष हैं अंडरपास संघर्ष समिति के। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। रामस्वरूप जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। आप ही के टाइम पर गिफ्ट के तौर पे इलाके को एक सड़क मिलती है जो शहर को 2 भागों में बांट जाती है, और उसके बाद से ये मांग सतत चली आ रही है। मतलब कभी राज्य सरकार ने देखा, कभी गहलोत सरकार ने देखा, अभी भजनलाल सरकार देख रही है। ये मांग इतनी बड़ी तो नहीं है कि पूरी ना हो पाए, कहां फंस रही है? तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले जो पुल निर्माण हुआ हाँ कोटपुतली का, जी, जब मैं विधायक बना 2008 में, तब इसका निर्माण हुआ। और इसके निर्माण में सबसे जो बड़ी बात है कि हमारा ये जो पुल पहले से इसमें सम्मिलित था कि कोटपुतली पुल को बनाया जाए, जो लक्ष्मी नगर कट यहाँ पर अंडरपास था। और उस वक्त जो आपके जो एमपी से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, वो नहीं, शिवराज सिंह जी नहीं, जो कांग्रेस से थे, वो कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, ठीक है, हाँ, वो केंद्रीय मंत्री थे। हम सब ने मिलकर यहाँ पर कोटपुतली में उनका आगमन हुआ। हम सब ने मिलकर इसको संपूर्ण रूप से इसका नक्शा तैयार किया। और नक्शा तैयार करने के बाद में लगभग ये था, जो पुल बनकर तैयार होना था, ये 2.5 किलोमीटर तक था। यहाँ आप ये जो इसमें जिसमें आपका बांसुर कट भी सम्मिलित था, लेकिन किसी कारणवश राजनीतिक दबाव में लालचंद जी कटारिया जब राज्य मंत्री बने, हाँ, तो उन्होंने राजनीतिक दबाव में लगाकर राजेंद्र जी के यहाँ एक जो स्कूल है उसके पास ले गए, दूसरा लेकर गए पाथरेडी। इस वजह से इसको टुकड़ों में विभाजित किया गया। हाँ। और टुकड़ों में विभाजित करने के बाद में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो कोटपुतली का हुआ। उसके लिए हमने मांग भी रखी, कोटपुतली के लोगों को भी कहा कि जो ये लालचंद जी ने जो ये अन्याय किया कोटपुतली के साथ, ये आने वाले समय में कोटपुतली का प्रत्येक नागरिक जो 2 भागों में बट गए, जहां भाईचारे के साथ लोग रहते थे, जहां शमशान भूमि दूसरी जगह स्थित है, और यहां से जब लोग लेकर जाते हैं तो उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमने ये बात जब रखी तो हमें उस वक्त जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने कहा कि लालचंद जी से मिलिए, और लालचंद जी ने कहा कि हमने एक तो पाथरेडी दे दिया और एक राजस्थान स्कूल के पास दिया। और हमने इसका बहुत बड़ा विरोध किया, क्योंकि उस वक्त मैं निर्दलीय विधायक था, लेकिन मैं जो कर सकता था, हमारे यहाँ जब अंडरपास बन रहा था तो हमने पूरा जो आज तक आप देखिए साफरा में लेकिन रामस्वरूप भाई देखिए, ये तो हम इतिहास कितना ही खंगाल ले, वर्तमान में तो एक ही बात कचोटती है, वो ये कि क्या ये इतनी बड़ी मांग है कि पूरी नहीं हो सकती? इच्छा शक्ति की कमी कहां आ रही है? ये जब ही आप ये देखेंगे, जैसे ही राज्यवर्धन जी ने ये जब लोगों ने कोटपुतली के लोगों ने इसके लिए धरना दिया, तो सबसे पहले जो बात निकल के आई कि आप बानसूर कट और आपका जो लक्ष्मी नगर कट है, इसके निर्माण के लिए हम जल्द से जल्द सरकार के द्वारा इसको बनाया जाएगा। पुतली कट बनकर तैयार हो गया, लेकिन बानसूर कट और लक्ष्मी नगर कट आज तक यथास्थिति में है।
इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकार नहीं चाहती। नहीं, 2 सेकंड, राज्य सरकार तो इस 1.5 साल के लिए जिम्मेदार है, पर ये मांग तो इस 1.5 साल के पहले भी थी ना, मतलब जब गहलोत शासन था तब भी तो थी। गहलोत शासन उस वक्त भी हमने तो बात रखी ना। हाँ, हम सरकार किसी की भी हो, हमें इस बात से नहीं, हमें ये है कि कोटपूतली को न्याय कैसे मिले। हाँ, हाँ, हम ये नहीं कहते कि ये भजनलाल सरकार है या गहलोत सरकार है। हम मुद्दा ये है कि कोटपूतली के लोगों को न्याय कैसे मिले। कोटपूतली के जो लोग 2 भागों में बटे हुए वो वापस में एक कैसे हो। जहां अगर आप ये देखें कि सुबह अगर आप कोटपूतली से इस कट की तरफ से निकले तो लगभग 2.5 घंटे तक आपको इसमें जाम में फंसना पड़ता है। हाँ, सही है। जो लोग ऐसी स्थिति बनी हुई है उसके जब तक देखो जी सरकार किसी की भी हो, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। और राहत तब मिलेगी जब आपका लक्ष्मी नगर कट और बांसुर कट बनके तैयार हो। ठीक है रामस्वरूप जी, मेरे साथ आप प्लीज बने रहें। भीखाराम सैनी जी भी मेरे साथ हैं। भीखाराम जी, मैं समझना चाहता हूं, मतलब आप एक बात बताइए, एक अंडरपास के लिए संघर्ष समिति बनी हुई है, संघर्ष समिति बनाने की नौबत आ जाए, ये तो लोकतंत्र से जुड़े तमाम सिस्टम के लिए एक मुंह पर तमाचा है कि भैया एक अंडरपास के लिए संघर्ष समिति बनानी पड़ रही है। सर मेरा तो ये निवेदन है, 40% बस्ती इधर रहती है हाईवे से। हाँ। और ये अंडरपास बनना जरूरी है क्योंकि हमारे जो शमशान है ना वो भी इस हाईवे से उधर है, हॉस्पिटल भी उधर है, पशु हॉस्पिटल भी उधर है, कन्या विद्यालय भी उधर है, बच्चों के सभी स्कूल उधर है। तो हम लोग आए जाए तो कहाँ जाए, हमारे शमशान घाट भी नागा जी की गोद में है, हम किधर से आए किधर से जाए। लक्ष्मी नगर से अगर हम आउट साइड चलते हैं दिन में 10 बार तो जाम लगता है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमने कलेक्टर महोदय को भी लिख करके दिया है, लिखित में दिया है, 2-2 3-3 बार मिले, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस मामले में। सरकार को भी भेजा है, गडकरी साहब को भी भेजे हैं हमने लेटर वगैरह, और हम मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब टाइम देते हैं तो वो मिलते नहीं है, हम जा नहीं पाते। अधिकारियों से भी मिले हैं कई बार, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, भीखाराम जी, बोला क्या जाता है, देखिए मैं एक बात समझता हूँ, प्रशासन के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आश्वासन का झुंझुना तो होता है। क्या ये झुंझुना आप लोगों के सामने हर बार नहीं बजाया जाता? हेलो, हाँ, सुन पा रहे हैं भीखाराम जी? नहीं, लगता है मेरा उनसे कुछ संपर्क बाधित हुआ है। मेरे साथ नहीं चालू रखो। मेरे साथ एडवोकेट प्रभा अग्रवाल भी हैं, समाज सेवी हैं। प्रभा जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। प्रभा जी, मैं समझना चाहता हूं, मतलब देखिए, चलने फिरने वालों के लिए तो ये ऐसा है जैसे कि हिमालय पर चढ़ रहे हो। गाड़ी चलाने वालों के लिए ये ऐसा है कि भैया गाड़ी अगर फर्स्ट गियर या सेकंड गियर के ऊपर चली जाए तो उस दिन तो मंदिर में जाकर 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ। यही परिस्थितियां हैं ना वहां पर? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि ये हमारे कोटपुतली वासियों का दुर्भाग्य रहा कि ये हमेशा राजनीति का शिकार हुआ। चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो और चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो और चाहे निर्दलीय हो, हमारे कोटपुतली के विकास के लिए कोई अपनी अहम भूमिका नहीं निभा पाया। सही है। हाँ। आज अगर हम लोग जिले की भी बात करें, उसका क्रेडिट हम राजेंद्र जी को देते हैं। तो 19 जिले बने थे, कोटपुतली तो बहुत दिनों से लाइन में लगा हुआ था, तो कोई खास बात नहीं है। अब बात आती है कि इसके विकास के लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन इसके विनाश के लिए बहुत कुछ किया। जैसा कि अभी हमारे कसाना जी ने कहा कि साहब राजेंद्र जी हैं जो पाथरेडी लेके चले गए और वहां बोल रहे थे अपनी स्कूल के सामने लेके चले गए। तो उस समय हमारे जो यहाँ के लीडर थे वो क्या कर रहे थे? उस समय जब हमारे क्षेत्र के अंदर ये नुकसान हो रहा था, आम जनता को प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही थी, तो हमारे क्षेत्र के एडवोकेट प्रभा जी, मुझे आप बताइए कि क्या इससे जुड़े कोई मामले या PIL कभी किसी कोर्ट में लगी है वहां पर? जी, ये जो लक्ष्मी नगर का टेस्टी तो नहीं, लेकिन हाईवे के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगी, पुलिया के नीचे एक पूरी हमारे यहाँ दुकानदारी बसा रखी है, व्यापारियों को बिठा रखा है, रेडी बाजार लगा रखा है और सब में शाम को वसूली होती है, नगर परिषद वसूली करती है, जिसके प्रूफ
हम लोगों के पास है। बिना किसी लीडर की शय के बिना नगर परिषद कुछ नहीं कर सकती, और नगर परिषद की शय के बिना वहां पे कोई इस तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता। तो ये हमारा कोटपुतली तो हमेशा ही मतलब एक विनाश की तरफ धकेलता जा रहा है। अब बात आती है कि मैं मुद्दे पे आऊं, चूंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने PIL डाली थी कोटपुतली हाईवे को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, और उसमें इनको आदेश हुए थे नगर परिषद को, जो इन्होंने चबूतरे बना लिए थे कि उनको तुरंत प्रभाव से हटाएं। तो इन्होंने वो चबूतरे तो हटा दिए, लेकिन उनको कहा तुम अब रेहड़ी की दुकान सजा लो। जो चबूतरों पे दुकान सजती वो तो कैंसिल हो गई, लेकिन अब रेडियो पे दुकान सज गई, और उसका पूरा का पूरा फायदा हमारी नगर परिषद और यहाँ के लीडर्स उठा रहे हैं। अब बात यहाँ आती है कि आज हमारे कोटपुतली के अंदर मास्टर प्लान लागू हुआ, तो उस समय ये सपने हमको दिखाए गए थे जनता को कि रोड चौड़े हो जाएंगे, जनता का आवागमन सुलभ हो जाएगा। लेकिन इसमें पता है आपको क्या हुआ है कि जो पार्किंग की जगह वहां तो ये दुकान ये रेडियो वालों को बिठा के अवैध वसूली कर रहे हैं, और जो आम जनता के चलने का रास्ता है, थोड़ा सा प्लीज, कि जो चलने का रास्ता वहां पे गाड़ियां पार्क हो रही है। अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पे कि आज अपना सब्जेक्ट है जी पुलिया की बात है, लक्ष्मी नगर कट और बानसूर कट की। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रियल बात यही है कि हमारे एक रास्ता पड़ता है हाईवे के ऊपर, जो हमारे मेन यहाँ पे जो सड़क जो सिटी में आता है, ये वाला पुलिया के नीचे से, और एक 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे मोलेट से थोड़ा सा ही इधर पड़ता है वहां से। यानी अगर आप सही रास्ते पे जाएंगे तो आप इधर से जाइए, नहीं फिर वहां से आपको घूम के आना पड़ेगा। अब 2.5-3 किलोमीटर कोई भी बंदा इमरजेंसी होती है, जल्दी होती है, तो उसको चक्कर नहीं लगाना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, रॉन्ग साइड से आना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो लोग रॉन्ग साइड से आना शुरू करते हैं तो जाम की स्थिति बिल्कुल ही बन जाती है। नहीं, लेकिन ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि मतलब अगर बंदे को शॉर्टकट मारना है तो उसको उसकी परमिशन दे दी जाए। लेकिन इसका क्या करें, पुलिस वाले जो वहां पर खड़े तस्वीरों में देख पा रहा हूं, उससे लाचार कौम मैंने और कहीं नहीं देखी। मतलब वो बेचारा पुलिस वाला, मुझे उस पर दया आ गई कि वो भी इस ट्रैफिक को क्या ही मैनेज करे, और वो भी किसी को क्या ही समझाए कि भाई रॉन्ग साइड मत जाओ, जबकि उसका काम है लॉ को एनफोर्स करवाना और उन लोगों को सुधारना। मैं प्रभा जी आपके पास आऊंगा आगे। मेरे साथ और भी लोग हैं, रमेश कुमार जी को भी मैं इस चर्चा में लेना चाहता हूं। रमेश कुमार जी सचिव हैं अंडरपास संघर्ष समिति के। समिति के तौर पर रमेश भाई, किस तरह का स्ट्रगल अब तक आप लोगों को करना पड़ा है, इस पर अगर थोड़ा प्रकाश आप डाल पाए। जी धन्यवाद। सभी पैनलिस्ट जो जुड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार। हमने लगभग 16-17 में भी एक बड़ा आंदोलन किया था। तो शहर के सभी व्यापारीगण, सभी सामाजिक संगठन, यहाँ तक स्कूल के छोटे बच्चों ने भी उस आंदोलन में भाग लिया था। और मैं व्यक्ति से, माननीय गडकरी जी से, हम 4-5 लोगों का एक पैनल जाके व्यक्ति से मिले थे, और उन्होंने उस समय सैटेलाइट से हाईलाइट करके प्रोजेक्ट मैनेजर को बैठा करके सामने, और यहाँ की बानसूर कट की स्थिति को सैटेलाइट से दिखाया था। तब वहां देखा कि बस से उतरकर सवारियां इधर उधर भाग रही हैं, कोई रोड क्रॉस कर रहा है। मतलब जब गडकरी जी ने ये स्थितियां देखी तो मैं भी हद पर था कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी है कि उस बस का नंबर तक वहां दिख रहा है। तो ये तो अपन सोचे कि प्रशासन को या अधिकारियों को या सरकार को इन चीजों से अवगत नहीं है, ऐसा मानना तो देखो ये बेईमानी होगी। उनको एक एक पल, एक एक घड़ी की सब खबरें हैं। लेकिन बात यही आती कि उस समय भी उन्होंने पीडी को इच्छा शक्ति निर्देश दिया था कि इस कट पर इस कट पर तो फ्लाईओवर बनना ही चाहिए। बिल्कुल, ये तो लोगों की समस्या मतलब की बात है ना, पर तो फ्लाईओवर, ये तो लोगों की समस्या की बात है। हाँ बिल्कुल। अब अच्छा, ये भी नहीं, मतलब अगर इस इशू से वोट नहीं मिल सकता तो इस इशू पर कोई ध्यान देगा नहीं देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर कभी किसी को ये लगा कि इस इशू में ये तो है कि अगले 2-3 साल 4 साल तक हमें इस पर वोट मिलता रहेगा, आने वाली जनरेशन हमें एक आध बार वोट कम से कम दे देगी, अगले दिन बन जाएगा, रातों रात खड़ा हो जाएगा, ऐसा कई बार हुआ भी है। रमेश भाई, मैं आगे भी कोशिश करूंगा आपके पास। मेरी बात कंटिन्यू है? अच्छा हाँ, बोलिए, क्या कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप रमेश भाई? जोड़ दीजिए। यस, हाँ जोड़िए। मैं बात रखा था कि अपने हाईवे अथॉरिटी के तो एक बहुत ही निहायत और ईमानदार हमारे नितिन गडकरी जी पर पूरे देश का विश्वास है। उन्होंने जब ये कहा था कि इस कट पर तो फ्लाईओवर बनना ही चाहिए, और हम भी आश्वस्त थे, और उसके बाद कई बार योजनाओं में भी आया। उस समय के हमारे सांसद राज्यवर्धन जी ने भी हमें आश्वस्त किया था कि यहाँ पर
बानसूर कट पर फ्लाईओवर और लक्ष्मी कट पर अंडरपास बनना निश्चित हुआ है और हम आश्वस्त थे। लेकिन आज 8 साल बाद भी वही स्थितियां हम देखते हैं जब रोंग साइड चलते हैं। और यहाँ पर एक बहुत भारी समस्या, बस स्टॉप की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 1 महीने में 3 से 4 ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें जान माल की काफी घटनाएं हुई है। हाँ बिल्कुल। तो वास्तव में जो आप मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, लक्ष्मी कट और बानसूर हाईवे पर क्रॉसिंग, एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर सीकर और अलवर स्टेट हाईवे भी है, वहाँ की परिवहन बसें भी गुजरती हैं। और यहाँ पर ये देखिए कि ये सब भी दूसरी साइड से रोंग साइड जाती हैं और वहां पर भी अनेक बार घटनाएं हुई है। तो ये वास्तव में सरकार की और प्रशासन की नाकामी है। ये जरूरत होते हुए भी इस चीज को क्यों नहीं कर पा रही है, हमारी समझ से बाहर है। हमने कमेटी बनाई है और ये सोचे कि ये सब कोटपुतली में मृतप्राय व्यक्ति है, ऐसा अब ये जनता झेल नहीं पाएगी, ये शहर झेल नहीं पाएगा, इनका भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए समय रहते प्रशासन और इन नेताओं को समझ लेना चाहिए कि जब जनता जागरूक होगी तो ये सब समस्याएं दूर होंगी। बिल्कुल। तो अभी इस पे हम पुनः फिर विचार करेंगे और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया, पूर्व में भी दिया, अब भी अवगत कराया था। लेकिन इसकी कोई लगता है कि हम शहरवासियों को ही बड़ी योजनाएं बनानी पड़ेगी। आप पत्रकार महोदयों का बहुत ही हमें इसमें सपोर्ट मिलता है, आपका इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय पर समस्याओं को ठीक है, मैं आगे आपके पास आता हूं। मेरे साथ गिरिराज भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गिरिराज, आपको याद होगा अपना ही कार्यक्रम था सूरत बदलनी चाहिए, जिसका मकसद यह है कि भाई सूरत बदले, और हमने तब भी इस बात को कहा था कि एक एक इशू पर हम निगाह बनाकर रखेंगे। इस इशू पर हमने निगाह बनाकर रखी है। अब विधायक साहब ने तो उस मंच पर यह बोलकर कि मैं गडकरी जी और डबल इंजन है और ये है वो है, तालियां तो खूब बटोर ली। उसके बाद उन्होंने किया क्या? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा एक भी सवाल उठाया गया हो। गिरिराज जी स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में आपने सही कहा है कि ये जो लक्ष्मी नगर अंडरपास है, इसका मुद्दा काफी वर्षों से उठाया जा रहा है और समाचार प्लस ने बिल्कुल इनको प्राथमिकता से इस खबर को उठाया भी है। और बार बार अपन 2 बार मन की बात समाचार प्लस ने एक इवेंट करवाया, सत्ता बदली है सूरत बदलनी चाहिए, तो लोगों ने कयास लगाए थे कि अब जाकर कहीं हमारा जो बात है वो बात रखेंगे और हमारी बात पूरी होगी। क्योंकि लक्ष्मण नगर अंडरपास वो लाइफलाइन है जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। क्योंकि लोगों के लिए शमशान जब कोई मर जाता है तो उसको शव ले जाने में भी करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो दूसरी साइड रहने वाले हैं वो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, कन्या महाविद्यालय जो है और कन्या बालिका विद्यालय वो भी रोड के उस पार है, तो बच्चियां खुद रेलिंग कूदती हैं, स्वप्न सर रेलिंग कूदती है। और 1-2 टीचर्स तो ऐसी थी जो कि रेलिंग कूदने से उनको मृत्यु भी हुई है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाएं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन है जो मौन है, वो न जाने क्यों नहीं है, मौन है। और दूसरी बात, यहाँ का जो विपक्ष है, विपक्ष तो कोई मुद्दे ही नहीं उठाता है। भाई विपक्ष से मजबूत होगा जब भी जाके तो कोई समस्याओं का निदान होगा। लेकिन यहाँ विपक्ष, यहाँ तो अगर विपक्ष है तो यहाँ का मीडिया है, मीडिया अगर खबरों को उठाता है तो ठीक है, नहीं तो विपक्ष तो कोई खबर उठाता ही नहीं है। विपक्ष से जुड़ा सवाल जो है वो मैं जरूर यहाँ पर लेना चाहता हूँ। कसाना जी मेरे साथ हैं। कसाना जी, यूं तो आपने खूब मेहनत कर ली होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर विपक्ष किसी एक मुद्दे पर लंबा रुक नहीं सकता तो फिर विपक्ष किस काम का है? आखिरकार सरकार को झुकाने की जिम्मेदारी तो कसाना जी आप ही लोगों पर आती है ना। हमारी जिम्मेदारी भी, जो जिम्मेदारी हमें मिली हुई है उस जिम्मेदारी पर हम लोग खरा उतरते हैं। अभी आप जैसे बता रहे थे कि विपक्ष का काम, हम सबसे पहले अगर स्मार्ट मीटर की कोई विरोध कर रहा है तो मैं जहां तक समझता हूँ सबसे पहले हम लोगों ने इसका विरोध किया। और विरोध इस बात से नहीं कि हम इसको लगने देंगे, हमने यहाँ तक कहा कि सरकार में जितना दम वो लगा ले। मैंने स्मार्ट मीटर पर डिबेट की है कसाना भाई। अभी मैं अंडरपास पे हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अंडरपास पे रहूं, क्योंकि मैंने विपक्ष को उल जुलूल मसलों पर भी सड़कों पर उतरते देखा है। मैंने विपक्ष को पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी की इज्जत बचाने के लिए सड़कों पर देखा है, लेकिन उतनी ताकत के साथ इस अंडरपास के लिए तो नहीं देखा।
नहीं, अगर अंडरपास के लिए आप देखोगे तो इससे भी ज्यादा ताकत से हम लोग उतरे और उसी का नतीजा था कि जो बानसूर कट खुला वो लोगों की ताकत का ही नतीजा था। वरना सरकार, ये जो रमेश भाई साहब अभी बता रहे थे, ये कोटपुतली में मेरे हिसाब से इससे बढ़कर कोई रैली नहीं हुई होगी। लोगों ने लगभग 1-1.5 महीने तक जो आंदोलन किया वो ताकत थी कि जिसके बलबूते पर वहां चाहे सरकार में जो बैठे हुए थे उन लोगों ने बात की। ये विपक्ष की ताकत थी, सरकार को झुकाया और सरकार को चेताया कि आप जिस प्रकार से कोटपुतली के साथ अन्याय कर रहे हैं, और तभी जाकर वो बानसूर कट जो वो बानसूर कट खुला था ये। और लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम बानसूर कट पर पुलिया बनाएंगे और लक्ष्मी नगर अंडरपास बनाएंगे, और उसके लिए जैसा भी बताया उन्होंने। कसाना जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि स्वप्निल सर कसाना जी ने, ये युवा नेता है और वास्तव में इन्होंने आंदोलन किए हैं और बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, लेकिन हम उन आंदोलनों की इनकी तारीफ करते हैं। लेकिन आज ऐसी नौबत क्यों आज ऐसी क्यों हो रही है कि आज आंदोलन नहीं हो रहे? एग्जैक्टली, मैंने यही कहा, ये आंदोलनों में पॉज आ गया है, लेकिन इससे बीजेपी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। गिरिराज, मेरे साथ प्रवीण बंसल जी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। नहीं, 2 मिनट में आपको रोक रहा हूं। रामस्वरूप जी, मेरे को प्रवीण जी से जवाब ले लीजिए। प्रवीण जी, आपके विधायक हमारे मंच से ये वादा करके जाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मैं नितिन गडकरी को भी इन्वॉल्व करूंगा और बनवा दूंगा। 1.25 साल 1.5 साल हो गए महाराज उस वादे को। ये तो नेताओं वाले वादे हुए। फिर तो मैं तो यही कहूंगा, फिर लोग क्या गलत कहते हैं कि नेता है साहब, नेता छाप वादा है। मैं सर अपनी बात रखना चाहूं, जब कांग्रेस की सरकार कसाना भाई, मेरा ये सवाल बीजेपी से, प्लीज, अब बीजेपी से भी मेरे को जवाब लेना है। प्रवीण बंसल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर बताएं जी। प्रवीण बंसल भाई, मैं ये कह रहा हूं, आपके विधायक, बीजेपी के विधायक, मतलब उस पार्टी के विधायक जिनकी सत्ता है प्रदेश में, मैं ये मानता हूं कि 450-500 वोटों से जीते, क्या इस बात का मलाल है कि अंडरपास देना नहीं चाहते? क्योंकि मंच से तो उन्होंने कह दिया था कि मैं गडकरी के पास भी जाऊंगा, भजन लाल जी के पास भी जाऊंगा, मैं तो ये भी करूंगा ने वो भी करूंगा। किया तो कुछ नहीं, ये तो नेता छाप वादा लगा अब हमें। सर, इस अंडरपास की बात करें तो ये जो फ्लाईओवर जो कोटपुतली का बना है, ये आज से 10 साल पहले फ्लाईओवर बना था। जब फ्लाईओवर का काम चल रहा था उसी समय लोगों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि बानसूर कट पे और लक्ष्मी नगर कट पे जो अंडरपास और जो फ्लाईओवर बनना था, ये बीच में ही इसको अधूरा छोड़ करके फ्लाईओवर को बनाया गया था। मैं बताना चाहूंगा ये 10 साल पहले। आपके हिसाब से लोगों की गलती है? नहीं, आपके हिसाब से लोगों की गलती है? नहीं, इसमें सरकार की भी गलती है, मैं ये नहीं कह रहा इसमें, लेकिन बीजेपी की ही नहीं, इसमें दोनों सरकारों की गलती। मैं कहाँ मना कर रहा हूं, लेकिन अब आप कहां से अलग हैं? सवाल तो ये है ना कि फिर आप कैसे अलग हैं? और ये सवाल इसलिए महाराज क्योंकि आप एक बात समझिए कि लोगों को उसी वक्त कर लेना था, तो लोग ही तगारी उठा लेते हैं, अपने काम करते हैं। कौशल विकास केंद्रों में लोगों को ये सिखा देते हैं कि भाई कैसे बनाया जाता है अंडरपास, वो खुद बना लेंगे। हमारे साथ कोषाध्यक्ष भी हैं, संघर्ष समिति में भी है, भामाशाह तो है ही, हमें सरकार की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों पे नहीं ढोला जाता प्रवीण भाई। जिस जगह पे सरकार को काम करना है सरकार करेगी। बिल्कुल सही बात यही है, बिल्कुल सही बात है कि आज हम दोषारोपण करके अपने आप को नहीं बचा सकती ये सरकारें। इनका दायित्व है, जहां से ये वोट लेते हैं इनकी सरकारें बनती हैं। जब जनता इनको चुन के भेजती है, अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है, उस समय तो ये कहते हैं कि जनता लड़े, उस समय आवाज उठाए। क्यों? हमारे लीडर क्या कर रहे थे? हमारे लीडर क्या कर रहे हैं? हम लोगों के लिए वो आवाज नहीं उठाएंगे क्या? हमें मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? अंडरपास नहीं होने के रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोग हैं काल के गाल में समा गए। इसकी जिम्मेदारी जनता की है, लीडर्स की कुछ नहीं है, सरकार की कुछ जिम्मेदारी नहीं है कि जब भी कोई संघर्ष आए तो जनता लड़ने के लिए पहुंचे धरातल के ऊपर और वोट लेके विधानसभा में ये लोग बैठेंगे जाके। ये कौन सा सरासर अन्याय है जनता के साथ? किस मुंह से वोट मांगने आ रहा हो आप इस जनता के पास? चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करो, चाहे बीजेपी, दोनों के 2 कार्यकाल निकल गए इस फ्लाईओवर को शुरू होने के बाद में। 2008 से लेके आज तक 4 सरकारें बन चुकी हैं, 2 बीजेपी की, 2 गवर्नमेंट की। दोनों ने ही अपना पल्ला झाड़ा है, दोनों ने अपना घर बनाया है, जनता को रोने के लिए। वेरी वेल सेड प्रभा जी। मैं ये चाहता हूं, आपने जो भी कहा है वो प्रवीण बंसल ने भी सुना होगा, रामस्वरूप कसाना जी ने भी सुना होगा, और रामनिवास यादव जी बहुत बहुत मैं आपसे माफी चाहता हूं, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, नहीं तो मैं आपके पास जरूर आता, लेकिन फिर भी मैं आपको 20 सेकंड दूंगा। लेकिन क्या प्रभा जी और आम लोगों का संदेश विपक्ष के तौर पर आप तक पहुंचा? गिरिराज जी। हाँ रामनिवास जी,
मेरे पास समय खत्म हो चुका है, 20 सेकंड आप जो बोलना चाहें बोल दीजिए। आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन भी लोगों ने ये जो बीडीएम कट और बागजूर रोड पर और जिन लोगों ने पुलिया बनाया, जिस तरीके से पुलिया बनाया, उनकी जांच होनी चाहिए और उन लोगों को जेल में डालना चाहिए। उन लोगों ने हजारों लोगों की कैजुअलिटी हुई है, कोटपुतली को तबाह करने का काम किया है। जिन भी इंजीनियर हो, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, उन्होंने एक तरह से ये फांसी का फंदा लटका रखा है कोटपुतली में। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में ऐसे राजनेता और इंजीनियर हैं जिनको इतना भी होश नहीं है कि यहाँ का आवागमन किस तरह निकालेंगे। इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य की बात नहीं। मैं अगर कुछ लोगों को ज्यादा समय नहीं दे पाया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इस इशू पर गिरिराज मैं आपसे कहूंगा कि आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, चर्चा के लिए शुक्रिया।